ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी। ज़रा और खोड़ो मेरे साथ हैं स्टूडियो में, वसतुल्लाह ख़ान हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। चंद दिन पहले एक बहुत ही अंदोनाक हादसा हुआ ट्रेन का। उसकी रिपोर्ट सामने आई है, कुछ सीनियर अफसरान को मुअत्तल किया गया है। ये हादसा क्यों पेश आया, इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आगाज़ करते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की। हम जानते हैं कि कौमी असम्बली का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। कल इस वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे होंगे तो ये हुकूमत अपने घर जा चुकी होगी, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होगी और निगरान आ चुके होंगे। अब ये कौन होंगे, ये सवाल हमारा मीडिया, हमारे प्रोग्राम जो हैं पिछले 3 हफ्ते से रोज़ पूछते आ रहे हैं और कोई कई दर्जन नाम जो है वो आके चले जा चुके हैं। हमने कोशिश की ज़रा जानबूझ के कि हम इस पे ज़्यादा ख़यासाराई ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता और जिनको पता है शायद उनको भी नहीं पता। और देखें जो सर, जो मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा अहम सवाल वो ये है कि ये नहीं कि कौन आ रहे हैं, ये कब तक आ रहे हैं और क्या जाएंगे कब, और क्या करने आ रहे हैं, सवाल क्या है, एजेंडा क्या है। तो इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही ज़ाहिर है कि आपने ये भी देख लिया होगा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन PTI उनको बाज़ाब्ता तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। ये मामला है तोशाखाना केस का और उनके जो वकला हैं वो अब हाई कोर्ट में गए हैं। केस की समाअत कल होगी, जिसमें इस्तदा की गई है कि ये तोशाखाना का जो फ़ैसला आया इसे कैंसिल किया जाए। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें इस वक्त प्रोग्राम में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सैयद, सहाफ़ी, तज्ज़िया नगार। उनकी हालात पे काफ़ी नज़र होती है और इनकी टॉक शॉक में जो प्रेडिक्शंस रही हैं, इनकी रन रेट बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी जा रही है जी। तो इसीलिए हमने उनको प्रोग्राम में इन्वाइट भी किया है कि आजकल अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी खबरें बिल्कुल ठीक होती हैं, छक्के पे छक्के। तो एजाज़, अगर आपको पता है, अगर आप बता सकें अपने आपकी जो बात हो रही है कि ये जो भी आएंगे निगरान, जैसे ज़रार ने भी कहा, हमारी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है कि ये नहीं कि वो कौन होंगे बल्कि वो क्या करने के लिए आएंगे और कितने अरसे के लिए आएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कौमी असम्बली ख़त्म होगी कल, ये 5 साल का हमने दौर देखा कि ये एक हाइब्रिड दौर को गवर्नमेंट को परवान चढ़ाया गया, फिर उसे हमने बुरी तरह नाकाम होते देखा, फिर हमने देखा कि उसे एक नए जोश और जज्बे के साथ दोबारा चलाया गया। तो अब अगला इलेक्शन जो है ये हम कब देख रहे हैं, इस पर सारी चीज़ मुनसर है। हमारी इकॉनमी, हमारा जो सियासी अमल है, इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन हो या और ज़राए हो, आपको क्या बता रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई और ज़रार भाई। बात यह है कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्योंकि निगरान सेटअप आने वाला है, अगले 24 घंटों में ये पता लग जाएगा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म है, कैबिनेट में कौन होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इस्लामाबाद में चल रही हैं, बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। कोई काबीना में आने के लिए लॉबिंग कर रहा है, कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए लॉबिंग कर रहा है, कोई 1 दर्जन के करीब जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि ये कब तक के लिए आएंगे। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है वो आपको भी पता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है वो भी मुझे और आपको पता है कि क्या कर सकता है। यहाँ पर तो परमानेंट जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं या जिन्हें सिलेक्टेड भी कहा गया है, उन्होंने क्या कर लिया है जो ये करेंगे। तो लेकिन ये बात है कि जो भी निगरान प्राइम मिनिस्टर आएगा वो आएगा अगले साल के जनवरी-फरवरी तक वो रहेगा। और ये इलेक्शंस जो हैं ये डिले होंगे। इलेक्शन डिले होने की रीजन भी आपको पता है कि वो आ गई हुई है कि नए सेंसस के तहत इलेक्शन होने हैं और नए सेंसस के तहत डिलिमिटेशंस होनी है, नई हल्काबंदियां होनी है, तो 4 से 6 माह लगेंगे। तो कम व बेश 28 फरवरी तक जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस जो हैं होपफुली वो हो जाएंगे। 28 फरवरी से 13 मार्च या 12 मार्च तक या इस दौरान ये इलेक्शंस हो जाएंगे। नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एजाज भाई, अभी जो माहौल बन रहा है, एक तो आपने तो दिया है, वो तो आपने दिया है ना सेंसस और जो हमारी आप कह सकते हैं कि टेक्निकल कंडीशंस हैं,
जाहिर है कि कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो लग रहा है कि अगर वो मीट नहीं होती तो फिर शायद इलेक्शन डिले हो। हम एक बेचैनी की सूरत हाल में हैं, तो इसीलिए जो आपसे जो सवाल हम पूछेंगे वो जाहिर है कि कुछ हद तक स्पेक्यूलेटिव होंगे। कल ही हम बात कर रहे थे ज़ैगम खान साहब के साथ और उनका जो व्यू था, और मैं कुछ काफ़ी हद तक उनके साथ एग्री करता हूँ कि नून लीग की तो इस वक्त जो पॉलिटिकल जो कंपल्शंस हैं वो ये हैं कि जी हमें पंजाब किसी भी हालत में हमें जीतना है। हमने देखा है एजाज़ के आप पीटीआई को अच्छा समझें या बुरा समझें, पंजाब में उनकी बहुत इनरोड्स रही हैं। इस बार भी जो आपने जो मुजाहरे देखे थे कुछ माह कबल, उनका मरकज़ लाहौर ही था, आपने बनी गाला में भी देखा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या नून लीग आपकी नज़र में नए इलेक्शंस के लिए राजी होंगी जब तक उनको किसी किस्म की गारंटी या कोई मौजा सामने ना आए और उनकी जो लॉस्ट पॉलिटिकल ग्राउंड है पंजाब में उसको वो दोबारा रीगेन कर सकें? जी देखिए, ये जो इलेक्शन डिले होने का जो टेक्निकल रीजन है, ये उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि एक पार्टी है वो डिसमेंटल कर दी गई है। इमरान खान साहब के ऊपर एक केस था, उस केस का फैसला आ गया है, वो जेल में चले गए हैं। और आज इमरान खान साहब, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आया है जिसमें इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है, वो ये है कि इमरान खान साहब को पार्टी के ओहदे से बरतरफ किया जाएगा, उसके लिए अलग से समाअत ज़ाहिर होगी। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि शायद पीटीआई से उसका जो इलेक्शन सिंबल है, बल्ला जिसे कहते हैं, वो भी छीन लिया जाए या पीटीआई के हिस्से बखरे कर दिए जाए, या कम से कम वो पीटीआई हो जो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में हो। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट है, वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये जो सेटअप, निगरान सेटअप आ रहा है, ये सेटअप आ रहा है नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं उनकी अप्रूवल से। और इसमें गोल क्या है? गोल ये है कि कड़े इक़्तिसादी फैसले किए जाएं और इकोनॉमिक रिवाइवल करने की कोशिश की जाए, और उस इकोनॉमिक रिवाइवल को इस्तेमाल किया जाए अगले इलेक्शन के लिए, जो कि अगला आम इलेक्शन होगा। तो ये दो चीजें हैं जिनके लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। वरना आइन में ये बात आपको पता है, क्लियर है कि 90 दिन के लिए 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लोग जो बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर और चारों चीफ मिनिस्टर्स, उनको पता था कि आइन में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि नहीं जी, हम नए सेंसस के तहत करेंगे ताकि एक टेक्निकल रीजन बने। लेकिन उस टेक्निकल रीजन की बिहाइंड पे या पीछे जो असल वजह है वो पॉलिटिकल वजह है, और पॉलिटिकल वजह के पीछे जो वजह है वो अगेन इकोनॉमी। ये बात मतलब कि अगर फर्ज करें इकोनॉमी नहीं संभलती या नहीं राइट ट्रैक पर आती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट pour in नहीं होती, और ये जो लग रहा है हमें कि निजकारियों का सिलसिला कामयाब नहीं होता, जो हमें लग रहा है कि शायद इंटरिम अबूरी हुकूमत के ही सपोर्ट किया जाएगा ये मसला, तो फिर इलेक्शंस मजीद डिले भी हो सकते हैं। अब उसका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आएगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि अभी भी हमने काफ़ी नूरा कुश्ती देखी है शाहजेब जी, हाँ, कि नहीं हम तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन फिर मान भी लेते हैं, फिर मान जाते हैं। एजाज, इस हवाले से कोई इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ने अब बॉल जो है या सारा बोझ जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है कि जी अब वो डिसाइड करेंगे, वो ऐलान करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कब तक बताना है कि वो डीलिमिटेशन में कितना टाइम लेंगे और इलेक्शन की डेट वो कब तक वो दे सकते हैं? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करेगा। होपफुली मेरी इतलात के मुताबिक अभी जो सेंसस है वो नोटिफाई नहीं हुआ फॉर्मली, वो नोटिफाई हो जाएगा। अगर हो गया तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं, तो वो नोटिफाई हो जाएगा। और नोटिफाई होते ही इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन का काम शुरू कर देना है। 4 माह, तकरीबन 3 से 4 माह लगेंगे डीलिमिटेशन करते हुए। फिर उन पर एतराजात भी आएंगे तो 6 माह तो कम से कम लगेंगे इस सारे प्रोसेस में। 2 माह लगेंगे कम से कम एतराजात को निपटाते हुए। तो ये मामला अगर आप कैलकुलेट करें ना, तो मैंने जो कैलकुलेट डेट की है वो डेट ये कैलकुलेट की है कि ये जो इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शन होंगे 28 फरवरी से नेशनल असेंबली के और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन 28 फरवरी से 1 या 2 मार्च तक
होंगे। 3 या 4 मार्च को हो जाएंगे सेनेट के इलेक्शंस और फिर आगे आपको पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, नईम पंजोता साहब के साथ क्या हुआ है? इमरान खान के जो वकील हैं जिन्हें एफआईए ने पूछगछ के लिए आज सारा दिन बिठाए रखा, उन पे क्या इल्जाम है? नईम पंजोता साहब से जो पूछगछ हुई है उसकी अभी तक डिटेल्स मेरे पास नहीं आई, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इमरान खान साहब के वो वकील हैं और इमरान खान साहब से कुछ चीजें मांगी गई थी और वो चीजें नहीं आई थी। और आपको पता है इमरान खान साहब एफआईए की जो आखिरी जो कॉल अप नोटिस था उसमें नहीं आए थे। तो मेरे पास जो अभी तक इतलात है कि वो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ चीजें हैं, तो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि पर्टिकुलरली नईम पंजोता पे कोई इल्जाम है जिसका वो जवाब देने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। और एक वक्फा ले, आप कुछ बात? नहीं, एक वक्फा ले लेते हैं, वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा इस पे मजीद बात करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के जो लीगल चैलेंजेस हैं और फिर जो इंटरनेशनल रिएक्शन है जो एक्सपेक्ट हो रहा था वो क्यों नहीं आया, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। वेलकम बैक। इंतखाबात 60 दिन में होंगे, 90 दिन में होंगे। मेरे हिसाब से ये बहस जो है अब इसे खिड़की से बाहर इसलिए फेंक देना चाहिए कि केपी और पंजाब का जो निगरान हुकूमत का तजर्बा और वहाँ जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने थे वो नहीं होने थे, वो किस्सा उसके बाद ये डिबेट ऑब्सोलीट हो गई है। और हमें ऐसा लगता है कि 9 मई के बाद, उससे पहले जुडिशल एक्टिविज़म में हम देख रहे थे कि वो बाकायदा डेडलाइन देते थे। ईसीपी के साथ जो है उनकी एक टसल थी और उन्होंने अपने आप को प्रीवेल भी करवाया, लेकिन 9 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से वो एक्टिव नहीं रही, तो उसकी वजह से खुल खेलने का मौका मिल गया। और 1 जुलाई से आज तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि सेंचुरी हो गई है ऑर्डिनेंस और कवानीन जिस धड़ल्ले के साथ मंजूर हुए हैं। अब जो आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है वो ये है कि अगर डिजिटल रायशुमारी के तहत हल्का बंदियां होती हैं तो इन हल्का बंदियों में कुछ सीटें कम भी होंगी, ज़्यादा भी होंगी। उसके लिए आइन में तरमीम करना होगी, उसके लिए पार्लियामेंट ज़रूरी है और पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। अब जब ना पार्लियामेंट का वजूद रहेगा कल के बाद से, ना 2/3, अगर पार्लियामेंट हुई भी तो 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, तो वो हल्का बंदियाँ कैसे अप्रूव होंगी, ये जादू मुझे देखना है। उसका एक ही सिर्फ वे आउट है कि सीटें जूं की तू रहें, लेकिन जो पॉपुलेशन का रेशो है वो हर सीट में उसमें रद्दोबदल कर दिया जाए और जो सीटें हैं उनको ना छेड़ा जाए। उसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। तो वसीम साहब यही तो बात हो रही है, ये जो डिलिमिटेशन होगी उसमें यही बात है कि रद्दोबदल होगा 5%, 10%, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स वही रहेंगी, इसलिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। यही एक रास्ता है। दूसरा ये है कि एक और है कि अगर ये एक्सटेंड करना चाहें केयरटेकर गवर्नमेंट को, उसके लिए फाइनेंशियल एमरजेंसी की जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें से हो सकता है ये रास्ता निकालें बियॉन्ड 90 डेज। तो ये चीज़ें अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी बहरानों की इब्तदा हुई है, अप्रैल तक अल्लाह जाने क्या होता है। मेरा आज का इनपुट सिर्फ इतना था। मैं इसमें इजाफा इतना करना चाह रहा हूँ कि जब हम आइन की बात करते हैं ना, तरामीम की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था केपी और पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करना। आपको नहीं करना चाहिए था, चले ये पुरानी बातें हो गई। एक दफ़ा कर लिया तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी थी, आपने कोई घास नहीं डाली। ठीक है, सील एक दफ़ा ही खुलती है ना बॉस, बोतल की सील एक दफ़ा ही खुलती है, एक दफ़ा खुल गई तो फिर वो खुली रहती है। तो जब एक दफ़ा खोल दिया तो फिर क्या शर्माने की इसमें अब क्या बात रही है। अच्छा, अब तरह से आते हैं हम जेल के हालात की तरफ। हाल में ही अभी खान साहब के वकील नईम साहब, जिनके बारे में अभी नहीं पता कि बात किधर, उन्होंने एक टॉक की थी मीडिया के साथ। उनके बारे में इत्तला ये कि जज दिलावर के बारे में सोशल मीडिया पे उन्होंने बकौल एफआईए गलत सलत बातें की, तो उसकी पूछगछ के लिए उन्हें तलब किया। जी, अलेजिडली अभी यही चल रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। जी, जज दिलावर आजकल इंग्लैंड में हैं और पहले से स्केड्यूल्ड थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान
उनके पीछे पड़े हुए हैं। अभी हल यूनिवर्सिटी की भी हम फुटेज देख रहे थे, तो ये तो चलता रहेगा, आपको पता है। अच्छा, अब हम आते हैं नरीम पंजूता साहब की तरफ, जिनका कहना है कि जी इनको यहाँ भेजा गया अटक जेल क्योंकि यहाँ पर A क्लास और B क्लास नहीं है, और उनके वकला का कहना है कि काफ़ी बुरी कंडीशन है सेल की, वहाँ पर AC नहीं है, बाथरूम भी सही नहीं है, और कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह। बाकी बातें आप खुद ही सुन लें, क्योंकि अभी हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरी क्या बातें सुन ली आपने, सुनिए। जब खान साहब को यहाँ अटक जेल में लाया गया तो जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में रात को मच्छर और अशरातुल अर्ज की परमार होती है, और सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहां पे कोई मीठी चीज फेंक लेता है ताकि चूंटी आए। जी अब यहाँ पर मुझे ये भी इजाफा करना है कि पंजोता साहब के मुताबिक चेयरमैन PTI का कहना है कि कोई मसला नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे लेकिन गुलामी के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन वो वक्त भी याद है, सिर्फ 5 साल पहले की बात है, कोई 100 लगता है कि कोई 100-200 साल गुजर गए, लेकिन थे सिर्फ 5 साल कि इसी तरह की हेडलाइंस आती थी, इसी तरह की सुर्खियाँ आती थी कि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि जी यहाँ पर बहुत मच्छर हैं, सफाई नहीं है, नवाज शरीफ को बिस्तर नहीं मिला, AC नहीं मिला। और आपको पता है कि एक तो काफ़ी एक मीम्स भी इसकी बनती थी, मजाक भी उड़ाया जाता था सोशल मीडिया पर। वो तो चले, आप कहते हैं कि अवामी रद्द अमल है, कुछ नहीं हो सकता उसके बारे में। लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त क्या कहते थे? नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तान के पास तो AC नहीं है, 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो किस तरह ये रह रहे हैं? तो ये सजा तो नहीं हुई। आधी पब्लिक तो खुशी खुशी से जेल जाएगी अगर इस तरह की सहूलियात आपको वहां मिले। तो मैं आप सबको आज वाशिंगटन, आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जब मैं वापस जाऊंगा इनका टीवी शीवी मैं जेल से निकालूंगा। और मुझे याद है इस खिताब पे क्राउड ने क्या तालियां बजाई थी, क्राउड वेंट ये जो हमारे तारकीन वतन अच्छा अब देखिए, खुश हुए नहीं, पहले तो बात है कि अगर जेल जाना इतना ही अच्छा है तो फिर जेल भरो तहरीक को कामयाब होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए। और यहाँ पे मैं इस्लामिक टच नहीं दे रहा, लेकिन दुश्मनी में बंदे को इतना नहीं गिरना चाहिए और इतना अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना चाहिए कि एक दिन ना आए, खुदा ना खास्ता, कि आप अपनी ही बातों को पछता रहे हो। मुझे पता कि कोई पछता नहीं रहा, और मुझे पता है कि जो लोग अभी भी कहते हैं कि वो तो अच्छा था, ये बुरा है, या ये अच्छा है, वो बुरा था, ऐसे ही चलता रहेंगे। हम ब्रेक लेंगे। तो हम अपने इस प्रोग्राम में जमहूरियत डीरेल होने की तो बात करते रहते हैं कि पटड़ी से उतर जाती है, लेकिन आपको याद होगा चंद रोज़ पहले एक बहुत ही अंदोनाक सानिया पेश आया हज़ारा एक्सप्रेस का। ये बदकिस्मत ट्रेन जो है ये कराची से रवां दवा थी। अब कंट्री की जानिब जब ये डिरेल हुई, इसमें 30 लोगों की जानें गईं और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए। गवर्नमेंट ने शुरू में ये कहा कि ये सैबोटाज भी हो सकता है, ये साजिश भी हो सकती है, लेकिन अब जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें इसको रूल आउट किया गया है, और जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है उसमें पता लगा है कि ये अफसरान की गफलत का नतीजा था। इसमें मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिवीज़न के लोग शामिल थे, और कोई 6 अफसरान को इस वक्त मुअत्तल किया गया है। तफसीली रिपोर्ट जो है वो आने में कुछ टाइम लगेगा। ये एग्जैक्टली ये फॉल्ट क्या था? आपको याद होगा पिछले चंद दिनों में सोशल मीडिया पर और हमारे टीवी चैनलों पर बार बार हमें ये बताया जाता रहा कि हमारा जो ट्रैक है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पे लकड़ियों से लोहे के इस ट्रैक को कहीं कहीं पे जोड़ा गया है, और इस पे बहुत गम और गुस्सा था, नाकाबिले यकीन थी ये बात। इसी पॉइंट को वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज पार्लियामेंट में जो पेश की, पहले उन्होंने इस पे क्या कहा वो सुन लेते हैं। पहले सोशल मीडिया पे चला, उसको तो आम माफिया, वो जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जितना चाहे झूठ बोला जाए। उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने जहालत की इंतहा करते हुए, मैं फिर कहूंगा जहालत की इंतहा करते हुए, कोई तहकीक किए बगैर कहा जी लकड़ी से टोटे जोड़े हुए थे। ये मामला ही नहीं था। इस परमाली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये पूरे सिस्टम में मौजूद है और मौजूद रहेगी। इसके बगैर सिग्नलिंग का निजाम चल नहीं सकता।
तो ये जिस चीज़ को हम चूँकि टेक्निकल लोग नहीं हैं, रेलवे के लोग नहीं हैं, आम आवाम को बताया जाता रहा कि ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं ये हादसे का सबब बने, ये एक्चुअली हैं क्या? आज वज़ीर साहब ने उसकी भी हमें एक मुफस्सल तफसील बताई। से परमाली फिश प्लेट कहते हैं और इसका ताल्लुक शॉर्ट सर्किटिंग और सिग्नलिंग के साथ है। और हर रेलवे स्टेशन में आपको एक लाइन पर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक ये 11 से 16 की तादाद में पूरे सिस्टम पे मिलेगी और इन्हें इंपोर्ट किया जाता है हॉलैंड और जर्मनी से। ये पाकिस्तान की लोकल वुड नहीं है। और ये वुड और ये परमाली जो फिश प्लेट है, जिसको आप आइसोलेटेड रेल जॉइंट भी कहते हैं, IRJ रेल की ज़बान में, ये पूरी दुनिया के सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो मीडिया भी अपने सेंसेशनलिज्म में अक्सर औकात गलतियाँ भी करता है। अगर ये तस्हीह हुई है, हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, तो इसको हम रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि हमारे यहाँ ट्रेन के जब भी हादसात होते हैं उसमें नुकसान बहुत होता है और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में रोड, रास्ते और पुल और अंडर पासेस बनाने में तो बहुत तवज्जो दी, लेकिन हमने अपने रेलवेज़ पे तवज्जो नहीं दी और उसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसमें हमने जो सरमायाकारी करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। तो पाकिस्तान रेलवेज़ को क्यों इतना सफ़र किया है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अंजुम परवेज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, साबिक जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान रेलवे के और आजकल मेंबर भी हैं रेलवे बोर्ड के। अंजुम परवेज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई और इससे जो हमें लेसन्स लर्न करने हैं वो बात तो वज़ीर साहब ने कर दी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जितना अरसा आपका गुजरा है पाकिस्तान रेलवेज़ में, ये बताएं कि ये जो बात है अंडर फंडिंग की, जब आप अपने मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्यों हम इसमें पीछे रह गए हैं और हमने ये रेलवे के निज़ाम को जो है यहाँ पे पहुँचाया कि इतने बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतहाई दिली दुख का इजहार करता हूँ। ये जो हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, बहुत जख्मी हुए, माई हार्ट रियली गोज़ आउट टू ऑल ऑफ देम हु लॉस्ट देयर डियर वंस। मैं तमाम मुतासरीन से माफ़ी का खासगार हूँ कि ये हमारी मैं इन्हें, जैसे आपने कहा, रेलवे में सर्व भी किया है, अभी भी मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर हूँ, तो मैं उन तमाम लोगों से, तमाम मुतासरीन से माफ़ी का भी खासगार हूँ। अब आपने जो बात की है, ये हादसा रेलवे में होते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हादसा जो हैं वो आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही एक क्रिमिनल बात है कि एक ही वजह से बार बार एक्सीडेंट्स हों और उनकी रोकथाम न की जा सके। ये हकीकत है कि रेलवे जो है वो एक मैं समझता हूँ कि कॉन्टीन्यूस साइकिल ऑफ अंडर फंडिंग उसका शिकार है कि उसको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अपने एसेट्स को अपग्रेड करने के लिए चाहिए वो उसको नहीं मिलती, कंपैरेटिवली रोड को प्रेफरेंस दी जाती है। अंजुम साहब, सॉरी मैं आपकी माज़रत, अपनी बात का छोटा सा वक्फा लेना है, तो वक्फे के बाद हम यहाँ से ही गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी, तो हम बात कर रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस साने की हादसे की। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अंजुम परवेज़ साहब, जो कि साबिक जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान रेलवे के। अंजुम साहब, आप बता रहे थे कि जो अंडर फंडिंग है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो इस हालत में कैसे पहुंचा है, क्यों पहुंचा है? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी कंपैरिजन देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे का जो है कैपिटल यानी PSDP बजट जो है वो तकरीबन 25 से 30 अरब के दरमियान रहता है। पिछले 8-10 साल में यही इसकी रही है। उसके मुकाबले में आप देखें, इंडियन रेलवे जो है उसका 2021-22 में जो कैपिटल बजट था वो 2150 अरब रुपए था।
और हम जो हैं, जो हमारा कंपैरिजन है वो 1:9 का है, कि वो तकरीबन 67,000 किलोमीटर उनका नेटवर्क है, हमारा 7,700 है। सर वो तो बहुत बड़ा मुल्क हो गया ना, हमसे तो कई गुना बड़ा मुल्क हो गया, तो ज़ाहिर बजट भी ज़्यादा ही होगा। जी बेशक बेशक। अच्छा, अब इसमें जो है, जो ये बात हो रही है कि जी ML1 जो है ये आ जाए तो उससे चीज़ें हल हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये अलमिया इसमें ये हुआ कि जो ML1 का प्रोजेक्ट जो है वो 2018 में उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट हो के प्रिलिमिनरी डिज़ाइन हो गया था और इट वाज रेडी फॉर टेंडरिंग। वो 4 साल में उस पर नहीं कुछ हुआ, तो इस दौरान हमने ML1 को उसकी जो मेंटेनेंस जिस तरह होनी चाहिए थी वो भी हमने छोड़ दी, कि क्योंकि ML1 प्रोजेक्ट आ रहा है तो अब हम इसको फिर नए बन जाएगा तो इसको नहीं छोड़ा। अच्छा, ये तो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट जो है ये सीपैक के तहत था ना, प्रपोजल्स में था, लेकिन इस पे अमली कोई काम नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल, इस पे अमली काम नहीं शुरू हो सका। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ये अक्टूबर में साइन भी हो जाता है तो इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 3 साल लगेंगे। तो 3 साल तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप ट्रैक को इस हालत में छोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि जो इसमें अगर 8 से 10 अरब रुपए में इसको मेंटेन किया जा सकता है तो ये मिलने चाहिए। और दूसरा जो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक जो है वो बहुत वाइटल है। यानी जो ये हमारा ट्रैक है ये है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर से ले किया गया है, और ये मैनुअल तो आप इसको टच भी नहीं कर सकते। ये इसका एक स्लीपर नहीं हिला सकता। एक जो एबल बॉडीड मैन है वो, उसकी पहले वुडन स्लीपर्स थे तो उसमें मैनुअल हो जाती थी। अब तो ये इट इज़ ऑल बाय मशीन्स, और मशीनों का हाल ये है कि हमारे पास टोटल शायद 14 या 15 मशीनें हैं, और उसके मुकाबले में इंडियन रेलवे के पास 550-600 मशीन। तो ये जो ग्रे एरिया है वो है मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ना करना। अभी भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इसमें जो है जितनी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी भी, जो है 8 से 10 मशीनें जो हैं वो अगर मंगवाई जाए। अंजुम साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, हमने कई इस तरह के हादसा देखे हैं। हमेशा वही बातें होती हैं, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो बुनियादी बातें हैं, जो जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, वो नहीं हल होती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का इम्तियाजी सलूक आपकी नज़र में क्यों किया जाता है रेलवेज़ के साथ? यकीनन पहली बार आपने ये बात नहीं की होगी, आपसे पहले और आपके साथ जितने भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं जो जानते हैं सूरत हाल, उन्होंने भी हुकूमत को बोला होगा। कई ख़त भी नज़र-ए-आम पर आए हैं कि लिखे गए थे 2 साल पहले कि जी ये होना ही है। तो क्या है, पैसे की किल्लत है या इंटरेस्ट नहीं है या कोई प्रायोरिटीज़ कुछ और है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। सर देखिए, इसमें मेरे ख्याल में जो है वो एक तो जो बदकिस्मती है कि वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। 2013 से 2018 तक जो पॉलिसी बनाई गई ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में, और जिस तरीके से रेलवे ने उस दौर में टर्न अराउंड किया, यानी 18 अरब से 5 साल में 50 अरब पे रेवेन्यू चला गया। उसके बाद आप देखें 2018 के बाद आज 2023 में हमने 5 साल हो गए, एक मशीन ऐड नहीं हुई, एक भी रेल जो है जो ऑर्डिनरी मेंटेनेंस रेवेन्यू में से नहीं आई, कोई एक वॉस्लो फास्टनिंग जो है जिससे रेल और स्लीपर को जोड़ा जाता है वो नहीं आई। तो ये जो है पॉलिसी को कंटिन्यू ना करना, ये भी एक जो है समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक जो है फैक्टर है। और फिर ये जो है ओनरशिप जो है, जब तक गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप नहीं लेगी और वो अपनी ओनरशिप को अपनी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, खाली जो है आप देखें कहना तो काफी नहीं है कि आप कहें कि हाँ जी रेलवे की बहुत प्रायोरिटी है, अनलेस यू शो इट इन योर पॉलिसीज। मतलब आसान अल्फाज में अंजुम साहब, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। अंजुम परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम की कमी है, और एक और बदकिस्मती की बात ये भी है शाहज़ेब कि हम चाह रहे थे कि जिस तरह वहाँ की आवाम ने रिस्पॉन्ड किया था इस हादसे के बाद, जिस तरह लाइनों में लोग लग के खून का अतिया किया था, लोगों को जान बचाने की कोशिश की थी, उसको भी हम हाईलाइट करना चाह रहे थे। आज हमारे पास बदकिस्मती से उसका वक्त नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल हम ये स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि ये जो बता रहे थे ना कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है,
ये जो कोटली से रोडी वाला जो ट्रैक है, ये आज मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की एक्सेप्ट किया कि ये खस्ता हालत में है, इसको ठीक करना ज़रूरी है वरना हादसा दोबारा भी हो सकते हैं। और इसके लिए निगरान गवर्नमेंट को 10-12 मिलियन 10-12 बिलियन रुपए जो है वो निकालने पड़ेंगे। सारे काम अब निगरान नहीं कर। अगर आप खुद तो नहीं कर सके लेकिन आउटगोइंग है, आप बाकियों के को बता के जा रहे हैं कि यार अगर ये हादसा बचाने हैं तो ये खर्चे करने पड़ेंगे। हमारे से नहीं हुआ। बहरहाल आज प्रोग्राम में इतना ही, कल निगरान हुकूमत आएगी, ये हुकूमत जाएगी, उस पर बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।